My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing the logical reasoning and critical reasoning questions that have appeared in the 6th of December 2025 slot of SNAP 2025. यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के, उनमें से जो भी क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, सो दोज क्वेश्चंस आई हैव kept in this session. स्टार्ट करते हैं सेशन को, एंड दिस विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेशन. स्टार्ट करते हैं, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज लाइक द कंटेंट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट, अ कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन. जब भी कभी कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन करो तो हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है कि सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई अ लिंकेज. इफ देयर इज अ पॉसिबल लिंकेज, दो स्टेटमेंट गिवन होंगे. अगर कोई पॉसिबल लिंकेज है दोनों स्टेटमेंट के बेस्ड में, तो डेफिनेटली वहां पे कॉज इफेक्ट का पॉसिबिलिटी बनता है. देन वील चेक कि पहला कॉज है सेकंड इफेक्ट है, या कि पहला इफेक्ट है सेकंड कॉज है. कनेक्शन देखेंगे. अगर दोनों पॉसिबल नहीं है, इफ दोज टू आर नॉट पॉसिबल, ओनली देन एंड ओनली देन विल बी मूविंग टू ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. यानी कि ईदर दे कैन बी इंडिपेंडेंट कॉजेज और दे कैन बी इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज. बट सबसे पहले विल बी चेकिंग फॉर अ लिंकेज कि क्या कॉज इफेक्ट कनेक्शन दोनों के बीच में पॉसिबल है, यानी कि कॉजलिटी. इफ दैट इज पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो उसको आंसर मार्क करेंगे. नहीं पॉसिबल होगा, देन विल बी मूविंग ऑन टू अदर पॉसिबल ऑप्शंस. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है टूरिज्म इन द रीजन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर में टूरिज्म इंक्रीज किया है रीजन में. सेकंड स्टेटमेंट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रमोशनल कैंपेन रिसेंटली टू अट्रैक्ट टूरिस्ट. गवर्नमेंट ने एक प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट. अब क्या कॉज इफेक्ट लिंकेज हो सकता है? बोथ आर रिलेटेड टू टूरिज्म. ये बात तो श्योर है, दोनों सेम आइटम के आसपास ही बात कर रहे हैं. क्या कनेक्शन पॉसिबल है? पॉसिबल तो है. अब ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट टू कॉज हो और स्टेटमेंट वन इफेक्ट हो. रीड दैट अगेन. टू एज अ कॉज, वन एज अ इफेक्ट. टू कह रहा है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्रमोशनल कैंपेन रिसेंटली, और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट टूरिज्म इन द रीजन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट क्वार्टर. यानी कि बिकॉज ऑफ दैट प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च रिसेंटली इन द लास्ट क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर और रिसेंटली, दीज आर द कीवर्ड्स हियर. दीज आर द कीवर्ड्स हियर. रिसेंटली लॉन्च कैंपेन की वजह से लास्ट क्वार्टर में क्या टूरिज्म इंक्रीज कर सकता है? यानी कि लास्ट क्वार्टर वाली चीज तो पहले हो रही है ना, प्रिसीड कर रही है कैंपेन को. तो बाद में कॉज हो और पहले इफेक्ट हो, क्या ही पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. कॉज पहले होगा, इफेक्ट बाद में होगा. यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिसेंटली कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो लास्ट क्वार्टर में उसकी वजह से टूरिज्म इंक्रीज नहीं हो सकता है. ऑपोजिट देखें, यानी कि फर्स्ट इज कॉज, सेकंड इज इफेक्ट. Tourism in the region has increased significantly in the last quarter, and hence government has launched a promotional campaign recently to attract tourists. अब दिमाग में डाउट आ सकता है कि जब ऑलरेडी टूरिज्म रीजन में इंक्रीज कर गया है तो गवर्नमेंट को कैंपेन लॉन्च करने की क्या जरूरत है? ऐसे समझो, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, कि सो दैट, और मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि तुम ये वीडियो देखोगे, लाइक करोगे और प्रमोशन होगा, और धीरे धीरे इन वीडियोस पे फुटफॉल बढ़ेगा. ठीक है. अब सडनली ये होता है कि एक दो वीडियोस में मुझे जंप मिलता है, व्यूज मिलते हैं अच्छे खासे, तो क्या होगा? और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन फॉर दिस सेशन. ओके. तो अब एक दो वीडियोस पे जैसे ही मुझे वो जंप मिलेगा, तो मैं सोचूंगा कि अब जंप मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो मैं अपने एंड से अपनी एफर्ट बढ़ा दूंगा. यानी कि अल्टीमेटली सेम काम गवर्नमेंट भी करेगी कि टूरिज्म में इंक्रीज आया है, हेंस गवर्नमेंट ये सोचेगी कि प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च करके इस इंक्रीज को कैपिटलाइज करते हैं, इसको और बेटर करते हैं. तो दैट इज वाई फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कॉजली कनेक्टेड, जहां पे कि फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज द इफेक्ट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज पॉसिबल. Second statement should be the answer, यानी कि फर्स्ट कॉज एंड सेकंड इफेक्ट, दिस शुड बी द आंसर. ऑप्शन बी शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हमेशा हम क्या देखेंगे? पहले एक कॉज इफेक्ट लिंकेज स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. अगर वो स्टैब्लिश हो पाता है तो अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे. नहीं हो पाता है तो फिर विल बी चेकिंग कि क्या वो इंडिपेंडेंट कॉज होंगे या फिर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज होंगे. पहले हमें लिंकेज स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है. हमेशा ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर लिंकेज स्टैब्लिश नहीं होता है तभी फिर हम इंडिपेंडेंट कॉज या फिर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज वाले केस की तरफ जाएंगे. ओके. अदरवाइज क्वेश्चन में गलतियां करोगे अगर ये ऑर्डर ध्यान नहीं रखोगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक पजल है. 4 पायलट्स हैं, लियो, मिया, नेड एंड उमर, एंड देव फ्लू 4 फाइटर जेट्स, F-16, F-22, F-35 एंड Su-57. ऑफ कोर्स नॉट इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर. रैंक्स हैं इनकी 1 से 4 तक, और फिर हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो पजल बेस्ड, तो वहां पे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि सर्टेन है. विल बी स्टार्टिंग विद दैट इन्फॉर्मेशन. देयर आर 4 रैंक्स, 1, 2, 3, 4, 4 फाइटर पायलट्स एंड देयर प्लेन्स. In the given information, focus on the statement third. Ned finishes second while flying F-16. यानी कि नेड की इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म है that he has finished second and he was flying F-16. Then कह रहा है F-35 pilot finished immediately before Mia. Immediately before Mia. F-35 pilot. तो F-35 pilot डेफिनेटली सेकंड रैंक पे नहीं हो सकता क्योंकि मिया से पहले उसको फिनिश करना है. फर्स्ट रैंक पे पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट रैंक पे अगर वो फिनिश करता तो मिया को सेकंड रैंक पे होना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल केस बनता है कि मिया इज एट द 4th रैंक एंड F-35
इज बीइंग फ्लोन बाय समवन दैट इज रैंक 3। ये बात क्लियर हो गई। फिर कह रहा है उमर फिनिशेड 2 रैंक्स बिलो लियो। लियो से 2 रैंक नीचे उमर फिनिश कर रहा है, यानी कि लियो मस्ट बी एट द फर्स्ट रैंक एंड उमर मस्ट बी एट द थर्ड रैंक। लास्ट, लियो डिड नॉट फ्लाई सू 57, यानी कि सू 57 किसने फ्लाई किया होगा? मियाँ ने फ्लाई किया होगा। बाकी तो क्लियर ही हो गया। तो फिर लियो के लिए हमें बच गया F-22, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है हु फ्लू F-22, जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में फिलअप हुआ विच इज क्लियरली लियो। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1, और पॉज करके अपने इन पे फिर से ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्राइसेस ऑफ लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन अनचेंज्ड। अगेन स्टेटमेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बट यहाँ पे बात क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। किन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होगा? जो कि इंपोर्ट किए जाएंगे। Isn't it so? तो इंपोर्टेड आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी विल बी अप्लाइड एंड इंपोर्ट ड्यूटी हैज इंक्रीज्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्राइसेस ऑफ लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑफ कोर्स दे आर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्टेड आइटम्स पे अप्लाई होगा, तो लोकली मेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन पे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोज आर इंडिपेंडेंट, दीज टू स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो दोनों के बीच का कोई लिंकेज नहीं है एज सच। ठीक है, तो इंक्रीज्ड इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इंपोर्टेड आर्टिकल्स का प्राइस जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट क्या पड़ेगा? लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ड्यू टू दिस डिमांड फॉर लोकल मेड इलेक्ट्रॉनिक्स, लोकल प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स हमारे कॉस्टलियर हो गए, और अगर वो कॉस्टलियर हो गया तो लोकल मेड गुड्स का डिमांड इंक्रीज करेगा, और डिमांड इंक्रीज करने की वजह से इधर उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, और या तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और या फिर उनका प्राइस इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज कर रहा है। डिमांड इंक्रीज की वजह से या तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा या फिर प्राइस इंक्रीज करेगा। दीज कुड बी इफेक्ट्स। अब तो यानी कि फर्स्ट सेकंड को कॉज तो नहीं कर सकता, isn't it so? क्या सेकंड फर्स्ट को कॉज कर सकता है? बिकॉज प्राइसेस ऑफ लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक्स वर अनचेंज्ड, दैट इज वाई गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज किया। क्या कनेक्ट हो सकता है? अगर अनचेंज्ड है, उनके प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो गवर्नमेंट इसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी क्यों इंक्रीज करेगा? तो डेफिनेटली सेकंड एज अ कॉज, फर्स्ट एज अ इफेक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। और फर्स्ट एज अ कॉज एंड सेकंड एज इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंक्रीज किया है गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी, इसलिए प्राइसेस अनचेंज्ड हैं, डज नॉट मेक सेंस। इसलिए सो दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट बातें कह रहे हैं, तो फर्स्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ों की बात करें। इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई ही नहीं होता है लोकल मेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो उनका प्राइस तो वैसे ही अनचेंज रहेगा। उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, ज़्यादा करो, बढ़ाओ, क्या करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दे कैनॉट बी रिलेटेड एज कॉज एंड इफेक्ट। तो ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। सी और डी में से कौन सा आंसर होगा? सिंस गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया इंपोर्ट ड्यूटी, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड, तो ये पॉसिबल है। क्या होगा? इफेक्ट होगा। एंड प्राइस ऑफ लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक्स आर रिमेनिंग अनचेंज्ड, अगेन दिस कुड बी इफेक्ट ड्यू टू सम local factors. So definitely these two are effects, and hence answer will be both are effects of independent causes. Okay. और जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगेन यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम लिंकेज देखने की कोशिश करेंगे, और अगर लिंकेज है तो फिर ए और बी आंसर होगा। जब ए और बी आंसर नहीं होंगे, उसके बाद में फिर हम इफेक्ट वाला देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, यानी कि देन ऑप्शन डी होगा, एंड देन लास्ट में ऑप्शन सी होगा। अगर डी भी नहीं होगा, यानी कि ये इफेक्ट भी नहीं है, कॉज है, तब फिर ऑप्शन सी आंसर होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिज कनेक्टिंग टू मेजर टाउन्स हैज बीन फाउंड टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन एंड रिक्वायर्स अर्जेंट रिपेयर। एक ब्रिज है दैट कनेक्ट्स टू मेजर टाउन्स हैज बीन फाउंड टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन एंड रिक्वायर्स अर्जेंट रिपेयर। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन सच क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो हर एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में 2-3 बातें लिखी हैं विच आर इंपॉर्टेंट। ब्रिज कनेक्ट्स टू मेजर टाउन्स, दिस इज नॉट एनी ब्रिज व्हाटसोएवर, दिस ब्रिज कनेक्ट्स टू मेजर टाउन्स, फाउंड टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन। अब क्रिटिकल कंडीशन में तो रिपेयर तो इसको चाहिए, रिक्वायर्स अर्जेंट रिपेयर, यानी कि रिपेयर सिर्फ चाहिए नहीं, अर्जेंट रिपेयर चाहिए, क्रिटिकल कंडीशन में है और 2 मेजर टाउन्स को कनेक्ट करता है। अब कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, इमीडिएटली क्लोज द ब्रिज फॉर ऑल ट्रैफिक एंड स्टार्ट रिपेयर वर्क ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ऑप्शन, कि इमीडिएटली क्लोज द ब्रिज फॉर ऑल ट्रैफिक एंड स्टार्ट रिपेयर वर्क ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। नाउ सेकंड पार्ट, स्टार्टिंग रिपेयर वर्क ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, दिस इज सूटेबल, दिस इज राइट, दिस शुड बी डन, बिकॉज क्रिटिकल कंडीशन में और अर्जेंट रिपेयर चाहिए और 2 मेजर टाउन्स को कनेक्ट करता है, तो दिस रिक्वायर्स अ रिपेयर वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस, दैट इज राइट। बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इमीडिएटली यानी कि विदाउट मच थॉट, क्लोज द ब्रिज फॉर ऑल ट्रैफिक। नाउ मोर इंपॉर्टेंट इज ऑल ट्रैफिक। क्लोजिंग द ब्रिज इज फाइन, इमीडिएटली क्लोजिंग इज ऑल्सो फाइन, बट फॉर ऑल ट्रैफिक यानी कि तुम पूरा का पूरा ट्रैफिक ही रोक दो, जबकि दिस इज कनेक्टिंग 2 मेजर टाउन्स, दिस इज नॉट एनी रैंडम ब्रिज।
दिस इज नॉट एनी रैंडम ब्रिज, तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। या तो ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन होता है कि साथ में हमारे पास 4 और ब्रिज हैं या 4 और वेज हैं जहां से कि दो टाउन्स कैन बी कनेक्टेड, तब ये पॉसिबल होता। बट विद द गिवन इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट चूज सच अ एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन दैट इमीडिएटली हमने क्लोज कर दिया ब्रिज को फॉर ऑल ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक लिखा होता, कुड हैव बीन डिफरेंट थिंग। ठीक है, हैवी ट्रैफिक के लिए क्लोज कर दिया बट लाइट ट्रैफिक को अलाउ कर दिया। हैवी ट्रैफिक क्लोज बट लाइट ट्रैफिक इज अलाउड। ठीक है, ये पॉसिबल होता तो टिक कर सकते थे। लाइट ट्रैफिक एंड इमरजेंसी सर्विसेज ये भी अलाउ करनी पड़ेगी, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज मान लो हॉस्पिटल्स हैं, किसी को एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो लाइट ट्रैफिक एंड इमरजेंसी अगर ये अलाउड है, या फिर एक एनालिसिस के बाद में कुछ दिन के क्लोज करना है, अगेन कंडीशनल चीजें हैं, तो इन द गिवन कंडीशन दिस स्टेटमेंट नंबर 1 इज हार्श एंड एक्सट्रीम डिसीजन कि इमीडिएटली ऑल ट्रैफिक के लिए क्लोज कर दोगे, नॉट पॉसिबल। ऑल की जगह कंडीशनल होता तो फिर इस ऑप्शन को चूज कर सकते थे, बिकॉज सेकंड पार्ट अच्छा है इसका और क्रिटिकल कंडीशन है, अर्जेंट रिपेयर चाहिए उसको। बट दीज आर द रीजंस कि हम स्टेटमेंट नंबर 1 को चूज नहीं करेंगे। ध्यान से हर एक बात को समझना, इसीलिए हम वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं ताकि तुम्हारी गलतियां नहीं हो। ठीक है, गलतियां तुम्हारी मिनिमाइज हो सके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। एक सेकंड चला गया क्या? ओके, सेकंड स्टेटमेंट, कंडक्ट अ डिटेल्ड स्ट्रक्चरल असेसमेंट एंड देन प्लान रिपेयर्स ऑन द अर्जेंट बेसिस। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल सही कह रहा है और फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सही है, कंडक्ट अ डिटेल्ड स्ट्रक्चरल असेसमेंट। सेकंड स्टेटमेंट को डेफिनेटली चूज करेंगे, ओनली 2 फॉलोज, एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल जस्ट है। कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड शुड बी टेकन एंड फर्स्ट शुड नॉट बी टेकन। फर्स्ट विद कंडीशंस कुड हैव बीन टेकन बट नॉट इन प्रेजेंट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट पेयर दिया है वहां पे हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई होंगी, हॉस्पिटल पेशेंट्स बहुत लोगों ने मार्क किया होगा, आई एम श्योर कि आर्मरी वेपन्स। तो आर्मरी और वेपन्स कैसे कनेक्टेड है? वेपन्स आर स्टोर्ड इन आर्मरी, तो आर्मरी इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ वेपन्स, स्टोरेज ऑफ वेपन्स। ठीक है, पहले जो रॉन्ग ऑप्शन है एब्सोल्युटली उनको एलिमिनेट करते हैं। एवियरी एंड फिशेज, एवियरी एंड फिशेज आर नॉट कनेक्टेड। व्हाई? बिकॉज एवियरी is related to avians. Avians are birds. Aviaries are for birds. तो birds are stored or kept in aviaries. तो अगर aviary and birds related होता, मतलब लिखा होता, mentioned होता, तो that could have been a correct answer. But aviary and fishes are not connected. Fishes के लिए तो aquarium होता है, aquarium में fishes kept रखा जाता है। ठीक है, तो that is why B is incorrect. Option C, बैंक and loans. बैंक में पैसा रखा जाता है, लोन देता है बैंक, तो बैंक एंड मनी आर कनेक्टेड इन अ सिमिलर वे बट बैंक एंड लोन्स आर नॉट कनेक्टेड इन द सेम वे। तो बी एंड सी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑप्शन डी, वेयर हाउस एंड मर्चेंडाइज। तो यस, मर्चेंडाइज आर stored in a warehouse, that is why D should be correct answer. Why A should not be correct? Because hospital में पेशेंट स्टोर नहीं किए जाते हैं, हॉस्पिटल पेशेंट्स को केयर करने के लिए होता है, उनको ट्रीट करने के लिए होता है, तो पेशेंट्स स्टोर नहीं किए जाते, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ क्वेश्चन ऑन एनालॉजी। स्कल्प्टर, चिजल, ऑथर, ऑथर किससे कनेक्ट होगा? अब स्कल्प्टर के लिए चिजल क्या है? स्कल्प्टर स्कल्पचर बनाएगा, तो स्कल्पचर बनाने के लिए चिजल इज अ टूल, टूल है उसका। तो ऑथर को भी हमें कनेक्ट करने वाला जो स्टेटमेंट चाहिए, वर्ड चाहिए, दैट शुड बी अ टूल। पेन इज अ टूल फॉर ऑथर। रीडर क्या है? रीडर तो एक कंज्यूमर हो गया, और रीडर तो ऑथर के लिए कंज्यूमर हो गया। ठीक है, जो कि फाइनल जो प्रोडक्ट होगा यानी बुक होगा उसको पढ़ेगा। पेपर, पेपर इज बेसिकली अ मीडियम जिसपे ऑथर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि स्कल्प्टर किस पे एक्सप्रेस करता है? स्टोन पे। स्कल्प्टर स्टोन मेंशन्ड होता तो पेपर करेक्ट आंसर होता, बट स्कल्प्टर के साथ चिजल मेंशन्ड है, टूल मेंशन्ड है, तो ऑथर के साथ हमारा आंसर होगा पेन, बिकॉज पेन इज द टूल जो कि ऑथर यूज करता है अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने में। और सिमिलरली स्कल्प्टर चिजल को यूज करता है अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने में स्टोन पे, जैसे ऑथर यूज करता है पेपर पे अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए पेन को। ठीक है, बुक तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, बुक इज कनेक्टेड विद ऑथर इन द सिमिलर फैशन, जैसे कि स्कल्प्चर के साथ में स्कल्पचर मेंशन्ड होगा, स्कल्पचर होगा कनेक्टेड यानी फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अपना आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम कनेक्ट करेंगे? अजम्पशन यानी कि फाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जिस फाउंडेशन पे खड़ा है वो फाउंडेशन हमारा अजम्पशन है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट से हमने एजम्पशन को हटा दिया तो स्टेटमेंट का फाउंडेशन साइकिल करता है यानी स्टेटमेंट हिल जाता है, तो डेफिनेटली वो एजम्पशन इंप्लिसिट होगा। अगर एजम्पशन को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दैट एजम्पशन इज नॉट इंप्लिसिट, एक एजम्पशन जिसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो आई एम एज्यूमिंग कि कोई ये वीडियो देखेगा। ठीक है, अगर कोई ये वीडियो नहीं देख रहा है, ये मेरा एजम्पशन नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई वीडियो मैंने बनाया उसको किसी ने नहीं देखा, दैट इज पॉसिबल थ्योरेटिकली। ठीक है, बट डेफिनेटली ये एजम्पशन नहीं हो सकता।
क्योंकि एजम्पशन अगर ये होगा तो फिर वो ये वीडियो बनाया ही नहीं जाएगा, इजंट इट सो? तो दैट इज वाई एजम्पशन वो होगा जिसके ऊपर एक स्टेटमेंट स्टैंड करता है। स्टेटमेंट कह रहा है, अ 4 लेन हाईवे कनेक्टिंग सिटी एक्स एंड सिटी वाई हैज बीन एक्सपेंडेड इनटू अ 6 लेन हाईवे। तो 4 लेन हाईवे को एक्सपेंड किया है 6 लेन हाईवे में। तो जिसने भी गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंड किया, अथॉरिटी ने एक्सपेंड किया है, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा इसके पीछे कि 4 लेन हाईवे सफिशिएंट नहीं रहा होगा एट प्रेजेंट, दैट इज वाई दे एक्सपेंडेड इट इनटू अ 6 लेन हाईवे। और मे बी फ्यूचर में सफिशिएंट ना रहे, कि फ्यूचर में उनको जरूरत पड़ेगी 4 लेन से 6 लेन में, इसलिए कन्वर्ट किया so जो ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जा सके। सो दैट शुड बी द अजम्पशन। अजम्पशंस क्या गिवन है? पहला अजम्पशन, द एक्सपेंडेड हाईवे विल बी एबल टू अकोमोडेट द हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। डेफिनेटली उन्होंने ये एज्यूम किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर हम इसको निगेट कर दें, अजम्पशंस को टेस्ट करने के लिए एक तरीका होता है निगेट करना, कि इफ यू निगेट द अजम्पशन और स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली दैट अजम्पशन शुड बी इम्प्लिसिट। निगेट करना क्या होगा? द एक्सपेंडेड हाईवे विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट द हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो अगर एक्सपेंड करने के बाद भी अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन? भाई गवर्नमेंट जब एक्सपेंड कर रही होगी तो उनके पास ये चॉइस था कि 4 लेन को 6 लेन के बजाय 8 लेन में एक्सपेंड कर देते, कर सकते थे। तो उनको ये पता होगा 6 लेन अप्रोप्रिएट है, अकोमोडेट कर पाएगा, दैट इज वाई उन्होंने 6 लेन पे किया। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, दिस अजम्पशन इज अ करेक्ट अजम्पशन। दिस इज इम्प्लिसिट कि एक्सपेंडेड हाईवे हमारा अकोमोडेट कर पाएगा, एंड दैट इज वाई एक्सपेंड अकॉर्डिंगली किया गया। सेकंड, द ओरिजिनल 4 लेन हाईवे वाज नॉट सफिशिएंट, अगेन इम्प्लिसिट अजम्पशन, क्योंकि अगर सफिशिएंट होता तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर लॉजिक क्या था, पॉइंट क्या था? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ assumptions आर implicit in the statement, hence answer will be both 1 and 2 आर implicit। दोनों ही implicit है, क्योंकि अगर अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो फिर उनको और भी ज्यादा लेन्स बनानी चाहिए थी। अगर ओरिजिनल हाईवे वॉज सफिशियंट तो फिर एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बोथ आर implicit। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ स्टेटमेंट अजम्पशन क्वेश्चन। नोटिस कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, नोटिस दिया है, नोटिस में मेंशन्ड है, नोटिस इज सेइंग अटेंडेंस फॉर द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे इज मैंडेटरी। अटेंडेंस फॉर द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे इज मैंडेटरी। assumption number 1, मीटिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी एज सम मे स्किप इट अदरवाइज। अगर मैंडेटरी नहीं बनाते तो कुछ लोग स्किप कर देते, ठीक है। अगर हम इसको निगेट करें, मीटिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी बट मीटिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी एज सम मे स्किप इट एज नो वन विद, मतलब इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन ये होगा कि मीटिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी बट नो वन वाज गोइंग टू स्किप दिस मीटिंग अदर एनीवे। तो अगर कोई भी स्किप नहीं करेगा इस मीटिंग को तो फिर मैंडेटरी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, isn't it so? तो दैट इज वाई दिस assumption इज करेक्ट। इम्प्लिसिट है कि मैंडेटरी बनाने का पर्पज यही था कि मैंडेटरी नहीं बनाएंगे तो कुछ लोग तो स्किप कर जाएंगे। दैट इज वाई मीटिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी। सो द फर्स्ट assumption इज इम्प्लिसिट। सेकंड assumption, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का यहाँ पे फर्क समझना है, ठीक है। इम्प्लिसिट वो चीज होती है जो कि कहीं नहीं गई है, छुपी हुई है, एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट वो चीज होती है जो कि हमने साफ साफ कह दी, ओके। तो स्टेटमेंट हमारा क्लियरली कह रहा है कि अटेंडेंस फॉर द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, तो मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, तो दिस पार्ट इज एक्सप्लिसिट, दिस इज नॉट इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट इज व्हाट इज हिडन, तो दैट इज नॉट हिडन, दैट इज क्लियरली मेंशन, तो दिस इज एक्सप्लिसिट। एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट इज नॉट assumption। assumption वो है जो कि छुपा है, फाउंडेशन की, जैसे मैंने बात की, बार बार तुम्हें फाउंडेशन एग्जांपल इसलिए देता हूं, फाउंडेशन छुपी होती है। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग दिखती है, फाउंडेशन नहीं दिखती, बट फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, तो फाउंडेशन इज assumption। हिडन है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट तो बिल्डिंग है, तो स्टेटमेंट में जो पार्ट एक्सप्लिसिट है वो हमारा assumption कभी भी नहीं होगा। दैट इज वाई मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे, दिस इज करेक्ट, दिस इज द फैक्ट, बट दिस इज नॉट assumption। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज मार्कर। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, यानी कि ऑल पेन्स विल बी इनसाइड पेंसिल्स, ओके। तो ऑल पेन्स वाला सेट विल बी इनसाइड द सेट ऑफ पेंसिल्स, दिस इज पेंसिल्स, और इनसाइड वाला सेट हमारा पेंस का है। नो पेंस, नो पेंसिल इज मार्कर, यानी कि पेंसिल और मार्कर के सेट में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो दे आर नॉट कनेक्टेड। ये हमारा प्रॉपर डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम पेन्स आर मार्कर्स। नाउ अगेन, जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ करके उसको क्रॉस कर दिया, यानी कि यहाँ पे कोई भी कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो कोई भी एलिमेंट इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इस ब्रिज को हमने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, समझ लो, ठीक है। तो इस ब्रिज को हमने ब्रेक कर दिया, तो कोई भी पेन हो, पेंसिल हो, जो भी इस सेट के, पेंसिल वाले सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, नन ऑफ द एलिमेंट्स इनसाइड द पेंसिल वाला सेट कैन मूव टू द मार्कर वाला सेट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सम पेन्स आर मार्कर्स, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि सारे के सारे पेन्स, ऑल द पेन्स आर इनसाइड द सेट ऑफ द पेंसिल, तो दे आर नॉट पॉसिबल टू बी अ मार्कर, नॉट पॉसिबल। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता। सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो डेफिनेटली सिंस ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, तो सम पेन्स आर पेंसिल्स इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सम ऑलवेज इंक्लूड्स ऑल, यानी कि पॉसिबिलिटी रखता है, ऑलवेज इंक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को, तो ऑलवेज इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल।
ओके, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर स्टेटमेंट की हम डायग्राम बनाए फॉर दिस कंक्लूजन, इसके लिए अकेला डायग्राम बनाते कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो उसका डायग्राम बनता कि देयर आर सम पेन्स, यानी कि एक पेन का सेट बनाया, एंड देयर इज अ सेट ऑफ पेंसिल्स, एंड सिंस सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो दिस पार्ट इज कंफर्म्ड, दिस इज कंफर्म्ड कि डेफिनेटली सम पेन्स आर पेंसिल्स, बट ये वाला पार्ट हम श्योर नहीं है, हो भी सकता है, यानी कि देयर कैन बी सम पेन्स विच आर नॉट पेंसिल्स और देयर मे नॉट बी एनी पेन विच इज नॉट पेंसिल, तो बोथ केसेस आर पॉसिबल, यानी कि यहां से दोनों कंक्लूजन ट्रू है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स कैन से दैट ऑल पेन्स आर पेंसिल्स और कैन ऑल्सो से दैट सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है, दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स में हम सम पेन्स आर पेंसिल्स को भी कंक्लूड कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, only a few rivers are oceans, there is a difference between some and only a few, वो डिफरेंस वही है जो हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि only a few this is not equal to some, सम में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऑल कैन बी देयर, ओनली अ फ्यू में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सम में हमारा दो केसेस बन रहे थे, फर्स्ट केस वाज दैट, अगर सम से हम बात करें, अगेन सिर्फ अभी हम इसकी बात, इस स्टेटमेंट की बात करें कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, सो दिस कैन इंप्लाई दैट ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, एंड दिस कैन ऑल्सो इंप्लाई और सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पॉसिबल है यहां से, बट अगर हमने लिख दिया कि ओनली अ फ्यू रिवर्स आर ओशंस, देन दिस ओनली इंप्लाइज, दिस नेवर इंप्लाइज, यानी कि नेवर जो इंप्लाइज है कि दिस कैनॉट इंप्लाई कि ऑल रिवर्स आर ओशंस, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ये डिफरेंस है सम में और ओनली अ फ्यू में। तो पहला स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर ओशंस, तो इसका डायग्राम बनेगा रिवर्स विल बी इनसाइड द रिवर्स एंड ओशंस में देयर विल बी अ कॉमन पार्ट, एंड सिंस अ फ्यू आर ओशंस, तो ये पार्ट कंफर्म्ड है, दिस इज रिवर, दिस इज ओशन, बट ये पार्ट भी कंफर्म्ड है, दिस इज ऑल्सो कंफर्म्ड, यानी कि सम रिवर्स विल डेफिनेटली बी देयर विच आर नॉट ओशंस, ये भी श्योर है कि सम रिवर्स आर ओशंस एंड सम रिवर्स आर नॉट ओशंस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि यहां से दोनों कंक्लूजन आएंगे कि सम रिवर्स आर ओशंस एंड सम रिवर्स आर नॉट ओशंस, बोथ आर ट्रू एट द सेम टाइम, ओनली अ फ्यू का ये मतलब हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ओशंस आर सीज, ठीक है, यानी कि ओशंस विल बी इनसाइड द सीज बट ऑल सीज आर ऑल्सो ओशंस, यानी कि दोनों बातें सही हैं, यानी कि ओशंस और सीज इक्वल होंगे, ऑल ओशंस आर सीज एंड ऑल सीज आर ओशंस, ये दोनों बातें ट्रू है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, कंक्लूजन नंबर 1, सम रिवर्स आर सीज इज अ पॉसिबिलिटी, सम रिवर्स आर सीज दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, वैसे तो डेफिनेट है ये बात, बट जो बात डेफिनेट है वो भी पॉसिबल है। ठीक है, डेफिनेट वाली चीज इंपॉसिबल थोड़ी होती है, तो डेफिनेट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज वाई सम रिवर्स आर सीज, दिस इज अ फैक्ट, दिस पार्ट इज अ फैक्ट, हमेशा ही ट्रू है, तो पॉसिबल भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ऑल रिवर्स आर सीज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कैन ऑल रिवर्स बी सीज, क्या ये पॉसिबल है, डेफिनेटली नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सम रिवर्स विल डेफिनेटली नेवर बी सीज, दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज नेवर पॉसिबल। ओके, क्या ये क्लियर है? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद ओशन एंड सीज विद अ क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं जा पाएगा, यहाँ से उधर नहीं जा पाएगा, सो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट इज नेवर पॉसिबल, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनी वे फैक्ट, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज अ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टुक सिक लीव ऑन मंडे अ डे आफ्टर अ मेजर टेलीवाइज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज ने सिक लीव लिया ऑन मंडे, एक दिन आफ्टर, अ डे आफ्टर अ मेजर टेलीवाइज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, तो शायद क्रिकेट मैच का बहाना लेकर उन्होंने सिक लीव लिया। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, कंपनी शुड सस्पेंड ऑल हु टुक सिक लीव विदाउट एनी डिस्कशन विद एनी ऑफ देम, वेरी एक्सट्रीम, वेरी हार्श, सारी जगह क्या कह रहा है, ऑल, सस्पेंड ऑल विदाउट एनी डिस्कशन विद एनी ऑफ देम, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एक्शन, बिल्कुल नहीं लेना है, ले ही नहीं सकते, इतना कुछ नेगेटिव लिखा है इस स्टेटमेंट में कि ये एक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, मैनेजमेंट शुड इशू अ फॉर्मल वार्निंग टू ऑल ऑफ एम्प्लॉइज, बट आगे और बातें मेंशन है दैट सिक लीव इज नॉट फॉर कैजुअल पर्पस एंड विल बी मॉनिटर्ड इन फ्यूचर, आगे की बातें क्या कह रहा है, सिक लीव इज नॉट फॉर कैजुअल पर्पस एंड विल बी मॉनिटर्ड इन फ्यूचर, सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट हमें
हमारे लिए एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, बिकॉज आगे भी बातें मेंशन है कि सिक लीव इज नॉट फॉर कैजुअल पर्पस, विल बी मॉनिटर्ड, ये वार्निंग दिया है। तो वार्निंग दिया है, सबको दिया है, दैट इज फाइन, बट बाद में ये कह रहा है सिक लीव इज नॉट फॉर कैजुअल पर्पस एंड विल बी मॉनिटर्ड इन फ्यूचर, दैट इज वाई दिस इज अप्रोप्रिएट एक्शन। अगर सिर्फ इतना मेंशन होता, आगे दैट के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो नहीं दिया होता, सिर्फ इतना कि मैनेजमेंट शुड इशू अ फॉरवर्ड वार्निंग टू ऑल द एम्प्लॉइज, अनकंडीशनल वार्निंग हो गया ना ये तो डेफिनेटली फिर इस कोर्स ऑफ एक्शन को भी हम चूज नहीं करते। ठीक है, अगर अनकंडीशनल वार्निंग टू ऑल द एम्प्लॉइज होता है तो फिर हम इसको चूज नहीं करते, बट क्योंकि इसमें आगे और कहानी लिखी है कि सिक लीव इज नॉट फॉर कैजुअल पर्पस, यानी कि एक्सप्लेनेशन दिया है, जो एक्सप्लेनेशन फिट बैठता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तो सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, next question. The government wants to increase the adoption of electric vehicles in the country as the current adoption rate is low. तो current adoption rate low है, that is why government wants to increase the adoption of electric vehicles. कोर्स ऑफ एक्शन दो दिए हैं हमें। पहला एक्शन कह रहा है मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू व्हीकल बायर्स टू परचेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैंडेटरी कर दो सबके लिए। अगेन अनकंडीशनल, मैंडेटरी बना दो कि सबको अब से इलेक्ट्रिक व्हीकल ही परचेज करना पड़ेगा, नॉट अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन। बिकॉज क्या रीजन है, क्यों wants to increase, that is fine, but why the adoption rate is low, there could be reasons. Government should analyze why this is so. ठीक है, मैंडेटरी कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन, तुमने प्रॉब्लम तो एड्रेस ही नहीं किया, मैंडेटरी कर दिया, so that is definitely not the solution. Second statement, conduct a study to find out the reasons for the low adoption of EVs and then take appropriate measures. Absolutely correct, absolutely correct. What should be done? तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्या ये बातें समझ पा रहे हो सारी की सारी? इसीलिए मैं पूरा नुएंसेस तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक रैंडमली तुम्हें फटाक से 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, दैट डज नॉट हेल्प यू मच। क्यों कोई पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए और क्यों स्टेटमेंट में कुछ और चीज़ें ऐड होगा तो वो आंसर डिफर कर जाएगा, या कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी तो आंसर डिफर कर जाएगा। बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो स्टेटमेंट में दिखे हुए एवरी वर्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और वहीं से आंसर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में भी इवन ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है सिंस दीज आर मेमोरी बेस्ड, तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसा होगा कि जहाँ पे कि मे भी उन्होंने कोई वर्ड मिसिंग हो तो उसका आंसर डिफर कर जाएगा, बट लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना। तो लॉजिक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हम ले रहे हैं, तो वो क्यों होगा, लॉजिक क्या है उसके पीछे का। दैट इज वाई हम जो सो दैट जो नए क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे भी तुम इस लॉजिक को अप्लाई कर सको 100%। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ स्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन मस्ट डील विद अ चाइल्ड हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिटर्निंग बुक्स लेट। एक चाइल्ड है हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिटर्निंग बुक्स लेट, स्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन है, उसको डील करना है। द चाइल्ड नाउ रिक्वेस्ट अ रेयर बुक, एज अ लाइब्रेरियन व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, प्रॉब्लम हमारा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है हमारा कि एक स्टेट लाइब्रेरियन है, तुम हो समझ लो, तुम्हें डील करना है विद अ चाइल्ड हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिटर्निंग बुक्स लेट। अब जो स्टेटमेंट है हमारा, उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये मेंशन तो नहीं है कि वो जो चाइल्ड है वो बुक्स वापस नहीं करता है, ही डेफिनेटली रिटर्न्स द बुक। ठीक है, लेट रिटर्न करता है बट रिटर्न तो करता है। तो उसका हिस्ट्री क्या है, लेट रिटर्न करने का, आलसी है, बट ये नहीं कर रहा है कि उसने बुक रिटर्न ही नहीं किया, तो दैट इज नॉट देयर। तो जितना मेंशन है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए। अब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, एक लाइब्रेरियन को क्या चाहिए, उसको अपनी बुक वापस चाहिए, तो टाइम पे वापस चाहिए। तो उसके लिए वो अपने लिए कंडीशनल बना सकता है कि चाइल्ड के लिए, सो दैट चाइल्ड अपना बिहेवियर इंप्रूव करे या अल्टीमेटली बुक उसको रिटर्न में मिले। अब चाइल्ड जो बुक रिक्वेस्ट कर रहा है दैट इज अ रेयर बुक। अगर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमारा पहली लाइन, अगर ये कहीं पे मेंशन करता है कि वो बुक कई बार वापस भी नहीं करता, ठीक है, लेट करता है वो तो ठीक है, बट कई बार वो वापस भी नहीं करता, अगर ये मेंशन होता तब फिर तो उसको बुक नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि रेयर बुक है, नहीं दोगे ऐसे बंदे को। बट क्योंकि चाइल्ड का हिस्ट्री है लेट रिटर्न करने का, बट वो वापस हमेशा करता है, तो उसको दे सकते हो। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, आस्क द चाइल्ड टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव बुक। अब हमें यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। पहली प्रॉब्लम यह है कि चाइल्ड को बुक चाहिए, तो उसको बुक देने की कोशिश करनी है इफ पॉसिबल। और सेकंड इशू है क्योंकि वो लेट रिटर्न करता है, तो हमें समाउ दोनों ऑप्शंस को मिटिगेट करना है, बैलेंस करना है कि जस्टिस भी होना चाहिए, यानी कि फेयर होना चाहिए। फेयरनेस क्या होगा कि चाइल्ड को बुक मिल पाए, और साथ में फेयरनेस लाइब्रेरी के साथ में क्या होगा कि वो बुक टाइम पे लाइब्रेरी में वापस आ जाए। ये दोनों बातें जिस भी स्टेटमेंट से इंश्योर होंगी वही हमारा आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट कहता है आज द चाइल्ड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव बुक। अल्टरनेटिव बुक, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, चाइल्ड का प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो पहले इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू इशू द बुक बिकॉज ऑफ द चाइल्ड्स पास्ट लेट सबमिशन। तो लेट सबमिशन उसने किए हैं बट वापस किए हैं हमेशा, तो रिफ्यूज कर देना भी थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि यहां से भी अगेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी, इशू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द पास्ट डिलेज। कुछ भी मेंशन नहीं करो, बस उसको बुक इशू कर दो। रेयर बुक है, हिस्ट्री है उसका लेट रिटर्न करने का, तो ऑप्शन सी डेफिनेटली इनकरेक्ट है। कुछ भी नहीं करना इज नेवर अ सॉल्यूशन। ऑप्शन डी, इशू द बुक फॉर अ शॉर्टर बोरिंग पीरियड विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू रिटर्न इट ऑन टाइम। शॉर्टर बोरिंग पीरियड के लिए दोगे, थोड़ा लेट भी करेगा तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हो, यानी कि उसको ये फेयर भी है। यू आर गिविंग द बुक टू हिम, यू आर इशूइंग अ वार्निंग, यू आर
गिविंग इट फॉर शॉर्टर बोरिंग पीरियड सो दैट अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाता है तो भी तुम्हें टाइम पे अपनी बुक वापस मिल जाए। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, सबको बैलेंस कर रहा है, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बैलेंस कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस केस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर योर सुपरविजन आर हैविंग अ डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 2 एम्प्लॉइज हैं तुम्हारे अंडर सुपरविजन में वर्क कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। एज अ टीम लीडर व्हाट शुड यू डू? ऑप्शन ए, अलाउ देम टू रिजॉल्व द इशू ऑन देयर ओन विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, अपने एंड पे रिजॉल्व करें। ऑप्शन बी, मेक अ डिसीजन यूनिलैटरली विदाउट हियरिंग ईदर ऑफ देयर व्यू पॉइंट्स। ऑप्शन सी, mediate between them, listen to both perspectives and guide them towards a mutually agreeable solution. Fine. Option D, ask both employees to settle the matter independently without your guidance. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये तुम क्या कह रहे हो कि तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने एंड पे देख लो और सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, तो तुम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर कर रहे हो। यू आर अ टीम लीडर, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्शंस, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अफेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क दैट प्रोजेक्ट दैट यू आर ऑल्सो हैंडलिंग। यू आर द टीम लीडर अल्टीमेटली। तो तुम्हें क्या करना है, ए एंड डी आर नॉट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, क्योंकि वहां पे तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही नहीं रहे हो। ए एंड डी आर इनकरेक्ट, और आपने इनको हैंडल कर पाते तो हैंडल कर ही नहीं रहा, तो डिसएग्रीमेंट होता ही क्यों? फिर ऑप्शन बी हमारा कह रहा है मेक अ डिसीजन यूनिलैटरली, यानी कि उनकी सुनो ही नहीं, विदाउट हियरिंग, यूनिलैटरली विदाउट हियरिंग ईदर ऑफ द व्यू पॉइंट्स, यानी कि उनको नहीं सुना और बिना सुने हुए तुमने एक डिसीजन फाइनलाइज कर लिया। अगेन दिस इज नॉट राइट, ये भी करेक्ट नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना ऑप्शन एक्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मीडिएट बिटवीन देम, लिसन टू बोथ पर्सपेक्टिव्स एंड गाइड देम टुवर्ड्स अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। परफेक्ट, सारी बातें जो लिखी हैं सब प्यारी प्यारी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, यही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन द गिवन कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब बात करते हैं एक सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज A1C D4F G9I एंड J16L। तो 1 4 69 एंड 16 चमकना चाहिए सीधे से, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो 1 आया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, नेक्स्ट शुड बी 5 स्क्वायर, 25 आ जाएगा। देन ए से गए डी पे, A+3 इट्स डी, 3 स्टेटमेंट आगे गए, 3 लेटर्स आगे गए। डी से जी पे EFG 3 और आगे गए, GHIJ अगेन 3 आगे गए, तो जे से आगे जाएंगे 3 लेटर्स, तो JKLM, तो M शुड बी देयर, M25। अब M25 से हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, सी तो एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया, अब पी आएगा या ओ आएगा। अगेन सी से F 3 लेटर्स, FGHI JKL, L के बाद MNO, M25 O शुड बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7 8 12 21 एंड 37। अभी 2 अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने कंबाइन किए हैं। ठीक है, तो मे बी कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं। तो 7 8 12 21 एंड 37, 7 + 1 + 4 + 9 एंड +16, यानी कि अगेन परफेक्ट स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं, तो अगला वैल्यू होगा +25। 37 + 25 यानी कि आंसर विल बी 62। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 3 4 12 45 एंड 196। अब नंबर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट लॉजिक सेम ही है। 3 4 12 45 एंड 196, तो यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, बट इंक्रीज जो है धीरे धीरे, इनिशियल इंक्रीज बहुत स्लो है। 3 से 4 पे 1 का जंप है, 4 से 12 पे 8 का जंप है, 12 से 45 पे एक सडन जंप है 33 का, फिर 45 से 196 पे एक और भी सडन जंप है। ठीक है, तो जब भी ऐसे जंप होंगे तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि एडिशन करके इतना तेज जंप नहीं पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। 45 से 196 पे जा रहे हैं, और हमेशा राइट हैंड साइड से देखो, जब जहाँ पे बड़ी वैल्यूज हैं, अगर बड़ी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी तो वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे बड़ी वैल्यूज, क्योंकि वहाँ पे जंप देखना आसान होता है। 45 से 196 पे जा रहे हो, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से ज़्यादा है। 12 से 45 पे जा रहे हो तो 4 टाइम्स से कम है, 3 टाइम्स से ज़्यादा है, यानी कि पॉसिबल हो सकता है कि 45 से 196 पे गए तो इंटू 4 प्लस समथिंग हुआ, यहाँ पे इंटू 3 प्लस समथिंग हुआ, यहाँ पे इंटू 2 प्लस समथिंग हुआ, यहाँ पे इंटू 1 प्लस समथिंग हुआ। 3 इंटू 1 में 1 ऐड करोगे, 4 इंटू 2 में 8 आ गया, 8 में 4 ऐड करोगे, 12 इंटू 3 में 36 आ गया, 9 ऐड करोगे, और 45 इंटू 4 में 180 आ गया, 16 ऐड करोगे। यानी कि क्लियरली क्या हो रहा है, इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि नेक्स्ट होगा इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, यानी 25। तो 196 इंटू 5 आगे हमारा वैल्यू दैट विल बी 980 प्लस 25, यानी कि 1005, और आंसर विल बी 1005। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 5 12 26 54 110। अगेन प्रोडक्ट लग रहा है और सब डबल डबल के आसपास है। तो 5 इंटू 2 प्लस 2 12 है, 12 इंटू 2 प्लस 2 26 है, 26 इंटू 2 प्लस 2 54 है, 54 इंटू 2 प्लस 2 110 है, यानी कि अगला होगा इंटू 2 प्लस 2, तो 110 इंटू 2 220 प्लस 2 222 शुड बी द आंसर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 222।
या फिर गैप देखते 5 से 12 में कितना है, 7 का इंक्रीज आया, फिर 14 का आया, फिर 28 का आया, फिर 56 का आया, तो नेक्स्ट में इंक्रीज आएगा 112 का। 7 14 56 7 14 28 56, तो नेक्स्ट होगा 112। वही पैटर्न देख लो, दोनों बातें एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारा वीकनिंग द कंक्लूजन। ठीक है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स ये थे, ये तो श्योर नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट से फर्क होगा। ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी लिया है सो दैट ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए, लॉजिक समझ में आए। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंस फ्री वाईफाई सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द टाउन, द नंबर ऑफ वाईफाई यूजर्स हैज इंक्रीज बाई 300%। तो फ्री वाईफाई सर्विसेज जब से यूज किया गया टाउन में, नंबर ऑफ वाईफाई यूजर्स हैज इंक्रीज बाई 300%। देयरफॉर फ्री वाईफाई हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इंटरनेट यूजर्स इन द टाउन। यानी कि कंक्लूजन हमने इससे किया, क्योंकि 300% से नंबर ऑफ वाईफाई यूजर्स हैज इंक्रीज्ड, देयरफॉर फ्री वाईफाई हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इंटरनेट यूजर्स इन द टाउन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वीकेंस द कंक्लूजन यूजिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी कि इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो वीकेन करता है हमारे कंक्लूजन को, ये कह रहा है, और यूजिंग मैथमेटिकल रीजनिंग एज वेल। स्टेटमेंट ऑप्शन ए, मेनी रेजिडेंट्स यूज वाईफाई मेनली फॉर चेकिंग ईमेल्स एंड लाइट ब्राउजिंग। बेसिकली स्टेटमेंट ए हमारा एक फैक्ट है, एक फैक्ट की तरह बात कर रहा है। ठीक है, क्या ये वीकेन कर रहा है, न्यूट्रल है एज सच, ये वीकेन तो नहीं कर रहा है हमारे कंक्लूजन को। ठीक है, मेनी रेजिडेंट्स मे बी यूजिंग वाईफाई मेनली फॉर चेकिंग ईमेल्स एंड लाइट ब्राउजिंग, तो न्यूट्रल बात कर रहा है, दिस इज वेरी न्यूट्रल, एक फैक्ट की तरह बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी, द टाउन प्लान्स टू एक्सटेंड फ्री वाईफाई कवरेज टू नियर बाई विलेजेस इन द कमिंग ईयर्स। अगेन एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, फैक्ट बता रहा है कि टाउन प्लान कर रहा है कि आगे ये करेंगे, कहानी करेंगे, जो भी करेंगे, बट दिस इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट, ये वीकेंड नहीं कर रहा है हमारे गिवन कंक्लूजन को। ऑप्शन सी, द इंक्रीज डिपेंड्स ऑन द बेस इफेक्ट। ओके, if only 100 people were using Wi-Fi earlier, then even a 300% increase means the number has risen to only 400। यानी कि 100 पहले यूज़ कर रहे थे, अगर टाउन में मान लो 10,000 लोग हैं, 100 यूज़ कर रहे थे, तो अब 400 यूज़ कर रहे हैं, तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि टाउन में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया इंटरनेट यूजर्स पे। ठीक है, तो डेफिनेटली विच इज़ नॉट सब्सटेंशियल इनफ टू कंक्लूड अ सिग्निफिकेंट राइज इन द इंटरनेट यूजर्स। तो दिस इज बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग को यूज़ करके ये वीकेंड कर रहा है कंक्लूजन को, क्योंकि हम नहीं जानते कि बेस क्या है, किस बेस पे तुम 300% की बात कर रहे हो। तो एज लॉन्ग एज वी डू नॉट नो द बेस वैल्यू, वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये कंक्लूजन हमारा डेफिनेट होगा कि नहीं होगा। और ऑप्शन डी, सम यूजर्स रिपोर्टेड दैट द इंटरनेट स्पीड फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स। अगेन दिस इज अ फैक्ट है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट ऑप्शन सी वीकेंस द गिवन कंक्लूजन। ओके, next question, find the reflex angle in degrees between hour hand and minute hand in a clock at 10:25 pm। हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। तो अगर हमारा ऑप्शन जो आंसर आता है वो 180 से कम आता है, तो डेफिनेटली हमें उसको 180 से बढ़ाना है, कि 360 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एंगल मिलेगा। ठीक है, कि अगर हमारा पता है कि हमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दिस इज द यूजुअल एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज दिस वन। ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी 360 माइनस 60, यानी कि 300 डिग्रीज। तो हमें देखना है कि 10:25 पे क्या एंगल बनेगा। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m, h इज इक्वल टू 10 एंड m इज इक्वल टू 25। थीटा आ जाएगा हमारा 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 25, 300 माइनस 275/2, यानी कि 137.5। वैल्यू आ जाएगा 162.5 डिग्रीज। दिस इज अवर थीटा, बट ये तो हमारा लेस देन 180 आ रहा है, दैट इज वाई इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तुम फिर बाद में 360 में से, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा दैट विल 360 माइनस 162.5 डिग्री, यानी कि दैट विल बी 200 माइनस 2.5, तो 197.5 डिग्रीज। दिस विल बी आवर आंसर। ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स एट 3:40 pm। 3:40 pm पे एंगल क्या होगा, अप्लाई द फॉर्मूला, थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 30 इंटू h, 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 40, 440/2 है 220, 90 माइनस 220 इज 130, माइनस का 130, तो ऑफकोर्स हम साइन तो हटा देंगे, 130 डिग्रीज विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, you notice that someone has accidentally left their mobile phone at a barista coffee shop, you are in a hurry and need to leave, which of the following would be the most appropriate cause of action। so you notice that someone has accidentally left their mobile phone at a barista coffee shop, you are in a hurry and need to leave। ठीक है, तो तुम्हें भी अर्जेंसी है, जाना है कहीं, तो which of the following would be the most appropriate course of action। ऑप्शन ए, take the phone and post about it on the social media so that the owner may see it and respond। बड़ा ही वेग सा ऑप्शन है, वेग इन द सेंस कि
फ़ोन लेके जाओ, पोस्ट करो सोशल मीडिया पे कि ओनर को पता चले, ओनर देखेगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, बट तुम्हें कैसे पता हो सोशल मीडिया पे, और वो क्यों देखेगा, मतलब तुम्हारी पोस्ट उसको दिखेगी नहीं दिखेगी, तो वेरी वेरी अनलाइकली सिनारियो। ठीक है, तुम्हारी नियति नहीं उसको वापस करने की, तो ये काम करोगे कि तुम ये सोचोगे कि वो देखेगा, भाई तुम्हारी तरफ से बलमनसात हो गई, तुमने अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया और फ़ोन अपने पास रख लिया। डेफिनेटली दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, डेफिनेटली नॉट द एथिकल ऑप्शन। ऑप्शन बी, लीव द फोन वेयर इट इज एंड होप द ओनर रिटर्न्स टू फाइंड इट, यानी कि कुछ भी मत करो, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। तो डेफिनेटली ऐड तक तो ठीक है, बट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करना इज नेवर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अनलेस कभी सर्कमस्टांसेस होंगे, बाकी ऑप्शन उससे भी ज़्यादा खराब है, तो कुछ नहीं करना बेटर हो सकता है। तो ऑप्शन बी को फिलहाल तो हटाते हैं। ऑप्शन सी, हैंड ओवर द फोन टू द बरिस्ता और द शॉप स्टाफ एंड इन्फॉर्म देम अबाउट इट। अब देखो इस केस में क्या होगा, क्योंकि तुम जल्दी में हो, ठीक है, तुम्हें लीव करना है, तो तुम वहाँ पे बैठ के इंतजार तो नहीं करोगे उस बंदे का कि आएगा फिर वो वापस लेगा और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रख लो। तो बेटर ये होगा टू हैंड ओवर टू द स्टाफ, टू द बरिस्ता एंड इन्फॉर्म देम अबाउट इट, क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही उसको पता चलेगा, एज सुन एज दैट पर्सन नोज दैट ही और शी हैज़ लेफ्ट द फोन, तो दे विल कम बैक टू द शॉप, क्योंकि शॉप पे छोड़ के गए तो शॉप पे ही वापस आएंगे, तो शॉप से उनको फ़ोन मिलने का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो डेफिनेटली सी सीम्स टू बी राइट आंसर। बट डी को भी चेक कर लेते हैं। डी कह रहा है कीप द फोन विद यू एंड ट्राई टू ट्रैक द ओनर योर सेल्फ बिफोर लीविंग। अब ये कर सकते थे तुम, तब करते जबकि तुम हरी में नहीं होते, बट अभी तो हरी में हो ना, तो इसलिए दैट इज वाई दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट assumption बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर इट्स रीसेंट एड कैंपेन द वीकली फुटफॉल एट अ रिटेल शॉप हैज इंक्रीज शार्पली। आफ्टर द रीसेंट एड कैंपेन द वीकली फुटफॉल has risen sharply, has increased sharply. Assumption number one, a rival shop shut down before the ad campaign began and that may have contributed to the sudden increase in the footfall of the shop. Assumptions are always preceding the statement. Assumption foundation है, statement building है, foundation पहले बनेगी, building बाद में बनेगी, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा assumption में, जो पहला assumption given है, a rival shop shut down before the ad campaign and that may have contributed to the sudden increase, ये conclusion जैसा साउंड कर रहा है, क्योंकि ये तो बाद की बात है, पोस्ट फैक्टो बात है। दिस कैन नॉट बी द assumption, ठीक है, दिस नॉट अजम्पशन फाउंडेशन होता है हमेशा, तो स्टेटमेंट के बाद नहीं आ सकता, स्टेटमेंट से पहले आ गया, स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ें आती है वो कंक्लूजन हो गया, वो इन्फरेंस हो गया, तो ये उसके आसपास है। होगा नहीं होगा हमें बॉदर नहीं करना है कि एक राइट कंक्लूजन होगा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता, अजम्पशन तो फॉर श्योर नहीं है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड, द एड कैंपेन इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द फुटफॉल, अगेन सॉर्ट ऑफ लाइक कंक्लूजन, पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अजम्पशन। अजम्पशन हमेशा प्री फैक्टो होगा, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी प्री फैक्टो, नेवर पोस्ट फैक्टो, तो बोथ आर incorrect. Option D is the answer. Neither is implicit. Next puzzle. 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a line facing north. और क्वेश्चन पूछा विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब ऐसे केसेस में जब हमें ऑप्शंस गिवन है और पूरा अरेंजमेंट गिवन है, तो चेक करने की कोशिश करो कि ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो बिना अरेंजमेंट किए हुए टाइम सेव होगा तुम्हारा अल्टीमेटली। जब भी कभी पूरा अरेंजमेंट गिवन है तो डायरेक्टली तुम कंडीशंस जो गिवन है उनको सेटिस्फाई करा लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन डिफरेंट हो गए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखे हैं वो डिफरेंट है, तो मे बी एलिमिनेशन यहाँ पे आसान हो, एग्जाम में डिफिकल्ट रहो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट डेफिनेटली दैट शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ ए। अब क्योंकि दे आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी राइट। तो डी इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए के राइट में डी होगा, तो ए डी शुड बी इन दैट ऑर्डर। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन, और क्योंकि इमीडिएटली राइट है तो साथ में भी है, तो ऑप्शन ए नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी नॉट नहीं, ऑप्शन सी तो करेक्ट है अपना, ए और डी साथ में है, और ऑप्शन डी में डी ए से पहले आ रहा है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, यानी कि ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज ऑप्शन सी एज पर दीज गिवन ऑप्शंस। एग्जाम में डिफरेंट रहेंगे आई नो, सो दैट इज वाई इसको सॉल्व करते हैं अभी, बट तुम्हें आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश ये करना है सबसे पहले कंडीशंस को देख लो, डेफिनेटली उस कंडीशन से एक से नहीं एलिमिनेट हो गए, 2-3 और कंडीशन देखे तुम्हारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे और तुम्हें आंसर अपना मिल जाएगा। Okay. D sits immediately to the right of A. Okay, A and D, this should be there. E sits at the left hand. Okay, fine. E is at the left hand. C sits third to the left of D. Third to the left of D is C. Okay, third to the left of D. B sits immediately right of E. E then B. H, B and G sit together with H in the middle. F sits immediately left of A. This is C, F, A, D. कितने पर्सन्स थे? 8 पर्सन्स थे, तो सी एफ ए डी हमारे तो आ ही रहे हैं। ई इज एट द लेफ्ट हैंड, ई के पड़ोस में है बी, एंड देन गिवन है एच, बी एंड जी सिट टुगेदर विद एच इन द मिडिल, तो एच मिडिल में है और जी है, तो दिस इज द ऑर्डर।
EBHGCFAD. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A clock gains 5 seconds in 3 minutes if it was set correctly at 8 a.m. in the morning. So what time will it display at 10 p.m. on the same day? तो क्लॉक गेन करती है 3 मिनट्स में 5 सेकंड्स. 5 सेकंड्स इन 3 मिनट्स. और टोटल टाइम हमारा कितना है? फ्रॉम 8 a.m. टू 10 p.m. टोटल टाइम इज 14 आवर्स. तो अगर 3 मिनट्स में 5 सेकंड्स गेन करती है तो 1 आवर में कितना गेन करेगी? मल्टीप्लाई बाई 20. in 1 hour the gain will be 60 minutes में gain will be 100 seconds. क्लॉक विल गेन 100 सेकंड से 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर में गेन करती है 100 सेकंड्स. टोटल 14 आवर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 14. इन 14 आवर्स इफेक्टिव गेन विल बी 100 इंटू 14 1400 सेकंड्स. क्योंकि गेन करेगी टाइम ज़्यादा दिखाएगी 10 प्लस समथिंग. तो 1400 सेकंड्स कितना होगा? डिवाइड बाई 60. तो दिस विल बी 60 से गया 1200 यानी कि 23 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स. The clock will gain 23 minutes and 20 seconds. So actual time shown will be 10, 23, 20 on the clock. Option D is the answer. Okay. ऑप्शन डी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज फाइंड द कोड फॉर टफ. वेरी इजी क्वेश्चन. टफ हमारा आ रहा है इन एग्जाम इज टफ एंड स्टडी टफ सब्जेक्ट. तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्योंकि अगर एक ही वर्ड कॉमन होगा तो डेफिनेटली दैट विल बी द आंसर. तो गानी सा लोसामा. तो नी इज कॉमन, सॉरी नी कहाँ कॉमन है? सा कॉमन है. सा इज कॉमन इन बोथ. तो सा शुड बी द आंसर. क्योंकि दोनों में एक ही एग्जैक्टली वर्ड इज कॉमन और बाकी सब डिफरेंट भी है. ठीक है, एग्जाम इज टफ, स्टडी टफ सब्जेक्ट. तो यस, एग्जाम दोनों में नहीं आ रहा, इस दोनों में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली हमें पता है कि टफ को ही करस्पॉन्ड करेगा ये जो सा वैल्यू है. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. Next question. In a certain coding language, beautiful flower is written as Mignon Faxon, beautiful rose has been written as Mignon Taxon, and red rose has been written as Taxon Furrow. तो find the code for rose. Rose के लिए कोड क्या होगा? तो rose is mentioned in last two statements और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है टैक्सन. तो टैक्सन विल बी द आंसर. पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे रोज के बजाय रेड के लिए पूछा हो, बट प्रॉब्ली रोज के लिए पूछा है तो आंसर विल बी टैक्सन. अगर रोज के बजाय रेड के लिए पूछा होगा तो रेड के लिए आंसर 4 होगा. Next question. R is the father-in-law of P. P is married to Q. S is the daughter of R. How is S related to Q? R है father-in-law किसका? P का. And P is married to Q. P and Q are married. अब कौन सा मेल है कौन भी मेल है? We have no idea. But R is father-in-law of Q. Sorry, R is father-in-law of P. यानी कि R must be father of Q. फादर है तो मेल होगा. ठीक है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस. और P is married to Q. S is daughter of R. तो अगर आर की डॉटर एस है और आर का डॉटर या सन है क्यू, क्योंकि क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, तो क्यू का एस मस्ट बी सिबलिंग. और एस डॉटर है, डॉटर के लिए माइनस फीमेल है. हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? क्वेश्चन पूछा एस क्यू से कैसे रिलेटेड है. तो एस बेसिकली सिस्टर है क्यू की. अब क्यू मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली एस इज सिस्टर ऑफ क्यू. दैट इज वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी सिस्टर. अगर क्वेश्चन पूछता क्यू एस की क्या है, तो क्यू हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, इन दैट केस हम आंसर लिखते कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज क्यू कैन बी ब्रदर और सिस्टर ऑफ एस. But S definitely is sister of Q for sure. So answer will be option B. Next question. A is father of B, C is daughter of B, D is brother of B, E is son of C. So how is A related to E? A is father of B. ये father है B का. ठीक है. B का. And B, C is daughter of B. C is daughter of B. ये फादर है तो ए मेल है, सी डॉटर है, सी फीमेल है. डी इज ब्रदर ऑफ बी. ओके, डी इज ब्रदर ऑफ बी. ई इज सन ऑफ सी. हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए ई से कैसे रिलेटेड होगा? ठीक है, तो ई की मदर है सी, सी का मदर या फादर होंगे बी, और बी का फादर है ए, तो डेफिनेटली ग्रेट ग्रैंड फादर है. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन्स बर्थडे फॉल्स ऑन 25th of July, which is a Wednesday. On which day will Christmas fall in the same year? 25th of July से लेके हमें कहाँ जाना है? 25th of December तक जाना है. तो कितने डेज का फर्क होगा? और डेज निकाल लेते हैं. तो जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। तो जुलाई में कितने डेज बचे? 25 में 25 को तो गिवन है, दैट इज वेडनेसडे। 25 प्लस 6, तो प्लस 6 बचा है। जुलाई में 6 डेज आर रिमेनिंग। अगस्त में टोटल डेज आर 31, तो प्लस 3, बिकॉज 31 से 28 डेज से तो फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ डेज पे। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे काम का है, ऑड डेज, तो 3 ऑड डेज आर रिमेनिंग। सितंबर 30 डेज यानी कि +2, अक्टूबर अगेन +3, नवंबर 30 यानी +2, एंड दिसंबर में हमें चाहिए 25 तक जाना है, तो 25 डेज। 25 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना बचा? 4 बचा, +4। 7 का मल्टीपल हटाते जाओ, 4 के साथ में 3 को हटा दिया, 7 चला गया, 3 +2 +2, 7 फिर से चला गया, तो बचा +6, यानी कि वेडनेसडे +6 कर दोगे, आंसर आ जाएगा अपना वेडनेसडे +6, यानी कि वेडनेसडे -1। +6 और -1 एक ही बात है। ठीक है, तो इफेक्टली दिस विल बी ट्यूसडे। बी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A certain number of persons are sitting in a line facing north. P sits third from one of the extreme ends. R sits second to the left of P. 5 persons sit between P and Q. S sits fourth to the right of Q. Only 3 persons sit to the right of S. T sits exactly in the middle of P and Q. U sits 3 places away from S but is not at the extreme end. V sits to the immediate right of T but is not adjacent to Q. How many persons sit between V and S? अच्छा खासी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बट एक इन्फॉर्मेशन बीच में मेंशन था, कहाँ पे गया? ये वाला, ओनली 3 पीपल, क्योंकि एंड्स भी हैं, हमें एंड्स आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, बट यहाँ पे मेंशन है ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस। सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, अगर सब नॉर्थ को फेस करें, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस। एस के राइट में फॉर श्योर 3 पर्सन है, यानी कि एस इज सिटिंग 3 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ द एंड, इजंट इट सो? एक बात हमें कंफर्म मिल गया यहाँ से, दिस इज द एंड, राइट एंड। ओके, अब और क्या कनेक्शन दिया है हमें? 5 पर्सन बिटवीन, एस सिट्स 4 टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में फोर्थ है एस, 1 2 3, दिस इज क्यू, और 4 टू द राइट इज एस। फाइन, एक और स्टेटमेंट क्लियर होगा। 5 पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 5 पर्सन है, तो पी कैन बी 1 2 3 4 5, यहाँ पे पी हो सकता है, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे पी हो सकता है इस प्लेस पर, कहाँ पे अभी पता नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में एक प्लेस छोड़ के, दिस इज आर। ओके 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 ओके, ये भी हो गया। टी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के मिडिल में टी सिट करता है। ठीक है, यू सिट्स 3 places अवे फ्रॉम एस बट इज नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड, एस से 3 places अवे यू सिट करता है बट नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड, यानी कि यू कहाँ पे होगा? यू विल बी एट दिस प्लेस। वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी बट इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू। ओके, वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी बट इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू। एक सेकंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? पी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, अच्छा थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ओके 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 ओके, ये इन्फॉर्मेशन तो मिस ही हो गई थी। पी डेफिनेटली यहाँ पे नहीं हो सकता, मस्ट बी है, दिस इज पी फॉर श्योर, और सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो दिस इज वन एक्सट्रीम एंड, ये आ गया पी। पी यहाँ पे आ गया तो मिडिल में अपना टी आ गया, और टी के बगल में कौन था? टी सिट्स एग्जैक्टली मिडिल, यू सिट्स, ओके ओके, बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, दिस इज वी। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में कितने पर्सन है? 5 पर्सन आर देयर, ऑप्शन सी इज द आंसर। बट यस, एग्जाम में टाइम टेकिंग हुआ तो ऐसे क्वेश्चन को बात के लिए रखना है। जो भी पजल हूँ जहाँ पे कि लग रहा है टाइम लगने वाला है, तो उनको या तो स्टार्ट कर दिया तो देख लो अगर पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो बात के लिए रखो, बात के लिए शिफ्ट कर दो, डेफिनेटली हो तो जाएगा, बट अपना टाइम बचाओगे तो डेफिनेटली तब होगा बाद में तुम्हें। बट जैसा पेपर आ रहा है तो ऐसे पेपर में टाइम तुम्हारे पास डेफिनेटली रहेगा, अगर तुम फास्ट करते हो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस बहुत ही डूएबल आ रहे हैं, तो ऐसे डूएबल क्वेश्चंस में, ऐसे पजल टाइप के क्वेश्चन को जो बीच में तुम्हारे टाइम को ब्रेक लगाएं, बीच में ब्रेक नहीं लगाना, बीच में स्पीड से भागना है पहले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर जहाँ पे भी रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू के लिए ऐसे सीआर के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ पजल हो सकते हैं जिनको कि तुम बाद में अटेम्प्ट करो, तो उनको बात के लिए रखना है, क्योंकि सीआर के कुछ क्वेश्चन में तुम्हें सेकंड थॉट देना पड़ सकता है, ताकि उस क्वेश्चन को केयरफुली टाइम लेके पढ़ो, कोई तुमसे वर्ड मिस ना हो जाए जिसकी वजह से कि गलत आंसर मार्क हो जाए। तो बाकी सो दैट जो ईजी क्वेश्चन है उनको हैंडल कर लो, और फिर लास्ट में 5-7 क्वेश्चन ऐसे रखो जो कि बाद में टाइम दे सको। डेफिनेटली टाइम दे पाओ तो, नहीं भी दे पाओ तो भी इनको फटाफट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट अपने मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे विद इन सच काइंड ऑफ पेपर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है? दिस इज ऑल। तो इतने ही, लगभग 31 क्वेश्चन होंगे, 32 क्वेश्चन होंगे अराउंड फ्रॉम वो द शिफ्ट्स ऑफ 6 दिसंबर। आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन इसके सारे के सारे क्वेश्चन तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला। एंड
लाइक दिस सेशन एज वेल, अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल में लॉन्च करें, और कोई भी तुम्हारा डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। बहुत सारे बच्चे हो जो मुझे कमेंट में मेंशन करते हो कि कैसे कॉन्टैक्ट करें, जबकि हर एक सेशन में मैं बता रहा हूँ कि यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। ठीक है, सो दैट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, कोई भी यूज़ कर सकता है, अगर नहीं यूज़ करो तो कर लो उसको, एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।